आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास का चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इसके चैप्टर के नाम के बारे में जानना पड़ेगा कि इस चैप्टर का नाम क्या है, संविधान क्यों और कैसे। यानी कि हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्यों चाहिए और ये कैसे बना, इसको बनाने में क्या क्या नाम है हमने कठिनाइयों का सामना किया और इसको बनाने में हमने कहाँ तक और किन किन देशों से हमने सहायता ली, वो इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहले ये निकल के आता है कि संविधान असल में अगर हम हिंदी में बात करें, संविधान ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और विधान। सम का मतलब क्या होता है, बराबर, और विधान का मतलब कानून बोल लो या इसको हम विधि के रूप में भी जानते हैं। तो विधि का मतलब यानी कोई कानून से है। तो ऐसे में संविधान क्या हुआ, अपने आप में एक कई सारे कानूनों का समूह माना जाता है। यानी कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लॉ, है ना, सीधी सी बात है कि कई सारे कानून को मिलाकर के तो बनाया गया है। और ये ऐसा कानून है जिसको क्या नाम है, बराबर यानी कि समान रूप से पूरे देश में लागू कर सकते हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया कि संविधान असल में होता क्या है, ये कानून जो क्या ना पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाता है। अब बेसिकली इंग्लिश में बात करें तो इसमें ये रहेगा कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लॉ विच इज़ इम्प्लीमेंट ऑल ओवर द कंट्री। ठीक, तो ऐसे में जब भी कोई देश आज़ाद होता है तो उसकी पहली सबसे मांग यही रहती है कि उसका खुद का एक संविधान या एक ऐसा कानून हो जिसको हम पूरे देश में लागू करें और ये बता सके कि हाँ भाई ये देश जो है हमारी निश्चित सीमा है और हम जो है इस देश के एक नागरिक है और हमारा देश जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो ऐसे में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने अपने संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया था। अगर हम बात करें ये बनकर कब तैयार हुआ था तो वो था आपका 26 नवंबर 1949 को क्या नाम है बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया था। तो ऐसे में आपको ये 2 डेट याद रखनी पड़ेंगी जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपको यही पता होना चाहिए भाई हमारे संविधान बनने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। यानी हम कह सकते हैं मोटा मोटा कि इसको बनने में मतलब 3 साल तो लग ही गए होंगे। इसका इतना समय मतलब लगा क्यों, उसका रीज़न ये भी था क्योंकि भारत का संविधान जो है कई सारे देशों से मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं उधार में लिया गया है। इसलिए भारत संविधान का नाम है उधार की थैली भी बोलते हैं। कई बार आपने ये सुना भी होगा एग्जाम में अगर आ भी जाए कि जो भारत का संविधान है वो क्या है, उधार की थैली है। यानी कि इसके कई सारे जो सोर्सेज हैं यानी कि जो स्रोत हैं वो अलग अलग देशों से मिल करके बना है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में किस देश के संविधान का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने कई सारी चीज़ें ऐसी ली हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि भारतीय संविधान का जो आज जो भी आधार वगैरह है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के संविधान से काफ़ी मिलता जुलता है। उसका कारण ये है कि जो हमारा संसद है ना, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। रूल ऑफ लॉ वो भी ब्रिटेन से लिया है ना। पावर ऑफ स्पीकर ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और आपका एक और आता है FPTP यानी फर्स्ट पार्ट दी पोस्ट सिस्टम बोलो, यानी हिंदी में कहते हैं तो सर्वाधिक मतों से जीत। तो इसके अलावा और भी कई सारे स्रोत हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये था एक तरह से संविधान का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें संविधान क्यों चाहिए, है ना, ये लिखा है ना वाई, ये मेन इंपॉर्टेंट है क्यों। तो जिस तरह जब हम अपनी पढ़ाई करते हैं तो अपने लिए क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं ना, और उस टाइम टेबल को करते हैं पूरी तरह से अप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि हम जो है किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकें। तो सेम ऐसे ही किसी भी देश को अपना राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक कानून या समझ लो एक तरह का डेली रूटीन का एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। तो सेम ऐसे ही भारत ने भी अपना क्या नाम है बहुमुखी यानी मल्टीपर्पज़ डेवलपमेंट करने के लिए ही हमारे क्या किया था, एक संविधान का निर्माण किया था। और संविधान निर्माण में कई सारे बड़े बड़े नेताओं ने भी अपना योगदान दिया था। यानी कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है आज भी हमें जो है याद रखना चाहिए, क्योंकि जो संविधान हमने बनाया वो कई सारे देशों के संविधान से मिलजुल कर बनाया गया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है। अगर मैं बात करूँ संविधान के निर्माण में अंबेडकर, नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा इनके अलावा और भी कई सारे लीडर थे जिन्होंने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि संविधान होता क्या है। संविधान का अर्थ समझना ही काफ़ी नहीं होता है भारतीय संविधान के बारे में। अगर हमें आपको जानना है, काफ़ी ज़्यादा जानना है, तो ऐसे में इसमें कुछ चैप्टर में टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया है ना। कई बार यही पूछता है कि जो संविधान है ना उसके कई सारे टाइप्स भी होते हैं, प्रकार।
अगर हम प्रकार की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, जो आपको उस चैप्टर में मैं अभी बताऊंगा, और एग्जाम में यहाँ से भी 1 नंबर क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। और आपको पता भी होना चाहिए कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसे हम पढ़ेंगे कि संविधान का प्रकार चलो हम जान लेते हैं, लेकिन इसका महत्व क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्या है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं असल में इसका महत्व, या हम कह सकते हैं कि हमारे लिए इसको पढ़ के हमें क्या हासिल होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं या कुछ भी चीज़ देखते हैं लाइफ में पहली बार, तो हमें उसको देख के इंटरेस्ट जगता है, तब उसके बारे में जानने के लिए हमारे अंदर की जो जिज्ञासा है वो काफ़ी ज़्यादा और पैदा होती है। तो सेम ऐसे ही जो हमारा संविधान है ना, तो उसका अर्थ प्रकार समझ लेना काफ़ी नहीं है, हमें ये भी जानना पड़ेगा भाई इसको हमारी ज़िंदगी में इसका क्या मतलब अहम रोल होगा। ठीक है, बाकी ज़रूरत और महत्व काफ़ी हद तक सेम होते हैं, हल्का सा अंतर होता है लिखने का, वो मैं आपको बता दूंगा। फिर आपका हम पढ़ेंगे इसमें भारतीय संविधान के बारे में, है ना, जो कि चैप्टर की मेन बॉडी है। ठीक है, तो भारतीय संविधान क्या है ना, इसको बनाया कैसे गया, कैसे कैसी मीटिंग हुई थी, सभाएं कब कब बुलाई गई, और भारतीय संविधान में बनाने में किन किन नेताओं ने अपना योगदान दिया, वो सब इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। फिर आपका आता है कि जो भारतीय संविधान है ना, आपको मैंने बताया था पहले भी कि ये क्या है, कई सारे स्रोतों से मिलकर बनाया है, यानी कई सारे देशों के संविधानों से हमने क्या किया है, कई सारे छोटे छोटे जो मुद्दे टॉपिक हैं, है ना, उन सबको उठाया और एक प्रॉपर एक संविधान बनाया। इसलिए हमारा संविधान जो है कई सारे देशों से मिले हुए संविधान का एक मिश्रित रूप या समरूप माना जाता है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कई सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर हम जब भी भारत संविधान को पढ़ेंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम क्या करेंगे, दूसरे देश संविधान के बारे में भी जान जाएंगे। इसलिए भारत संविधान काफ़ी ज़्यादा यूनिक माना जाता है। इसके अलावा जब हम पढ़ लेंगे कि यहाँ कई सारे देशों से मिलकर के बनाए, तो हम बाद में ये भी देखेंगे कि इसका कुछ क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि इसकी हम आलोचना भी करेंगे। आलोचना मतलब क्या होता है कि उसकी एक तरह से कुछ कमियां ढूंढने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब आप बोलोगे सर हमारा संविधान तो इतना अच्छा है, इतना महान है, कई सारे देशों से मिलकर के बनाया गया है और भारत में इस तरह से लागू किया गया, लगता है कि ये भारत का ही अंग है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह हर इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, सेम उसी तरह उसके द्वारा बनाई गई हर चीज़ में अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो होंगी ही होंगी। तो ऐसे में इसकी आलोचना करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछता है। बोलेगा कि एक्सप्लेन सम ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कमियाँ मतलब क्या थी इनकी, है ना। बाकी भारत संविधान में आपके हिसाब से कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए या उसमें क्या सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से, वो आपको क्या नाम है एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। तो ये पूरा जो टॉपिक मैंने लिखा है ना, ये फर्स्ट चैप्टर का पूरा क्या है, शॉर्ट समरी मान लो एक तरह की, जिससे आपको ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं इसके प्रकार पर। ठीक है, यानी कि जो हमारा संविधान जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब हमारा क्या मतलब सभी देशों पूरी दुनिया में जो संविधान होते हैं ना, उसके मुख्य तौर पर 2 प्रकार पाए जाते हैं, यानी 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका रिटन, दूसरा नॉन रिटन। हिंदी में बोलते हैं लिखित और दूसरा अलिखित। देखो रिटर्न की बात करें तो आप और सीधी तरीके से समझ जाओगे कि भाई ऐसा संविधान जो लिखा हो, जो हमें लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध हो, है ना, अवेलेबल हो, उसमें कहेंगे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब बात आती है भाई कुछ संविधान ऐसे भी हैं जो लिखे ही नहीं गए, लेकिन फिर भी देश को चलाने में उन्होंने काफ़ी मदद करी है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसा देश है जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो आज अच्छे तरीके से जो है चल रहा है। ठीक है, तो उसका नाम है ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। बाकी अगर बात करें रिटर्न की बात करें तो इसमें तो आपको इंडिया वगैरह, पाकिस्तान, अमेरिका वगैरह इन सब के मिल जाएंगे नाम। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन रिटर्न का मतलब क्या होता है, यानी कि वो संविधान जो परंपराओं पर आधारित हो। ठीक है, यानी कि जिंदगी के नाम में कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस रहे हो, कुछ परंपराओं पर क्या नाम है चलते आ रहे। जैसे हमारे में कोई त्यौहार होते हैं ना, हम जनरेशन टू जनरेशन उसको चलाते आ रहे हैं, है ना, लिखा हुआ नहीं है, लिखा भी होगा क्या नाम है हमने कोई पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ मानते आ रहे हैं। यानी कि जो मान्यताओं पर आधारित हो, जो बिलीव्स पर आधारित हो, है ना, तो उसे हम कहते हैं अलिखित संविधान या नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हैं 2 संविधान के प्रकार जो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या नाम है नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अलिखित संविधान के बारे में कुछ बताइए। प्लस आपसे यही पूछ लिया क्या पता कि किस देश का संविधान लिखित नहीं है, यानी कि अलिखित है, तो आपका आंसर रहेगा ब्रिटेन। क्लियर। अब अगला टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे महत्व के बारे में, यानी कि जो हमारा जो संविधान होता है ना,
उसके क्या हमें महत्व है, इनका क्या हमारे लाइफ में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर पहला पॉइंट देखें तो यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन। जैसे हम जानते हैं हर देश में आज की डेट में, तो स्पेशली अगर बात की जाए भारत में भी और बहुत से देशों में, तो वहाँ अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग, मजहब के लोग रहते हैं। तो ऐसे में उनके बीच तालमेल स्थापित करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, अपने आप में देखा जाए तो ऐसे में उनके बीच तालमेल बिठाया जाए इस तरह से कि किसी के भी जो हित हैं, जो मतलब उनके इंटरेस्ट हैं, उनका नुकसान ना हो। सबको लगे कि हाँ भाई जो मतलब कानून जो लाया जा रहा है वो सबके भले के लिए, यानी कि सबके दिमाग में ये डालना कि कानून सबके हितों में रह करके ही बनाया गया है। तो ऐसे में उन सभी के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, समझदारी स्थापित करने का काम कौन करता है, तो वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन और कोई नहीं। संविधान की वजह से, संविधान यानी कि मैंने बताया है यानी कि समान कानून, एक ऐसा समान कानून होता है जो लोगों के बीच तालमेल, कोऑर्डिनेशन बिठाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर संविधान हम सही तरह से नहीं बनाएंगे तो इससे क्या होगा, लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, जिससे देश का विकास जो है नहीं हो पाएगा और वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो समस्याएं वो पैदा होंगे ही होंगे। ठीक है, तो जब हम ये जान गए कि हाँ भाई तालमेल बिठाने के लिए अच्छा होता है, ठीक है, तो तालमेल बिठाने के बाद हम क्या करते हैं, इलेक्शन भी तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन तभी, चुनाव कराना तभी संभव है जब लोगों के बीच एक सहमति हो कि हाँ हमें जो है मिलकर रहना है, देश का विकास करना है। जब लोगों के बीच ये सहमति बन जाएगी कि भाई जो संविधान है वो सबके भले के लिए है, तभी जा कर के हम जो है चुनाव करा पाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इलेक्शन वगैरह कराने में भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ऐसे में इलेक्शन कराने के बाद हम क्या करते हैं, सरकार का निर्माण भी तो करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वही सरकार फिर बनाता है। तो सरकार का निर्माण कैसे होगा, है ना, वो सारा जो है संविधान में लिखा होता है। क्योंकि सरकार का निर्माण भी कैसे हो रहा है, कानूनी तरीके से हो रहा है, यानी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में गवर्नमेंट का निर्माण किया जाता है। तो ऐसे में जो संविधान है उसका महत्व किस मामले में बनता है, सरकार के निर्माण में, या सरकार को क्या नाम है एक रूप देने में भी जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना कि जो ये पॉइंट मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूँ ना, जितने भी पॉइंट हैं ये सारे एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो मैंने पॉइंट इस तरह से लिखा है कि जब आप क्या नाम है एक पॉइंट को याद रखो, दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो उसमें जुड़ता चला जाए। तो ऐसे में आपको एग्जाम में जब लिखने बैठोगे तो आप पॉइंट दिमाग से भूलोगे ही नहीं। तो इसलिए ध्यान देना, पहला पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन। जब तालमेल बैठ जाएगा, तालमेल बैठने के बाद तो इलेक्शन करवा पाओगे, कि तालमेल बैठने के बाद तो इलेक्शन संभव नहीं है। तो उस इलेक्शन हो जाएगा तो सीधी सी बात है सरकार का निर्माण भी होगा, और सरकार भाई बनी है तो सीधी सी बात है उनके पास कुछ शक्तियाँ तो दी जाएंगी। तो शक्तियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बंटवारा है ना शक्तियों का, वो भी संविधान के हिसाब से ही किया जाता है। जैसे मान लो अगर मोदी सरकार जो है कुछ कानून बनाती है, तो ऐसे में हम उनसे बोले भाई आपको किसने अधिकार दिया कानून बनाने का, तो ऐसे में हम वो बोले कि क्या भाई भारतीय संविधान में हमें कुछ शक्तियाँ दी गई हैं जिनका इस्तेमाल करके हम जो है कुछ भी कानून वगैरह और फैसले ले सकते हैं। तो ऐसे में सरकार जब बन जाती है और उनके बीच क्या नाम है शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। यहाँ शक्तियों का बंटवारा किस में हो रहा है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच। अब अपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ 9th में, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी कि आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो तीनों ऑर्गन के नाम है, चैप्टर भी आपका इसमें आएगा जिसमें क्या नाम है तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो जो तीनों अंग है ना, उन सबको भी जो शक्तियां हैं संविधान के हिसाब से ही दी जाती। तो सोचो कितना जरूरी है। अगर संविधान नहीं होगा तो ऐसे में कहते हैं कानून वगैरह बनाने का अधिकार, उसको लागू करने का यानी कि इम्प्लीमेंट करने का, और क्या नाम है जुडिशल रिव्यू वगैरह देने का जो कानून का पूरी पावर होगी, वो क्या नाम है फिर सही से लागू नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में जो संविधान है वो शक्तियों के बंटवारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी देश का संविधान ले लो, उससे हम तालमेल करा सकते हैं, इलेक्शन वगैरह भी बना सकते हैं, उससे सरकार का निर्माण भी करा लेंगे और शक्तियों का बंटवारा भी हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, जब सरकार के पास शक्ति आ जाएगी तो क्या करेगी, कानून निर्माण करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि आपको पता है ना चुनाव जब होते हैं तो कई सारी सरकार क्या करती हैं, वादे करती हैं, जिनको हम झूठे वादे भी कह सकते हैं या सच्चे वादे, जो मर्जी आप कह लो। तो ऐसे में कानून का निर्माण करेगी, यानी कि जो भी उसने वादे किए हैं उन वादों को कानून का रूप देगी। लेकिन कानून रूप कैसे दिया जाएगा, वही लोकसभा राज्यसभा जो इसमें पढ़ाएंगे कि पार्लियामेंट जो है कानून बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसे में सरकार जो है जब सत्ता उसके हाथ में आती है तो कानून बना करके लोगों की मांग को पूरा करती है।
ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार है ना, पूरी शक्ति उसके पास है, तो ऐसे में कल को वो तो क्या नाम है उन पावर का मिसयूज भी कर लेगी। तो ऐसे में कल को अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करे, उनकी सत्ता पर कंट्रोल करने के लिए भी संविधान बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान शक्तियां देता भी है, वहीं उन शक्तियों पर रोक भी लगाता है। कैसे लगाता है? फंडामेंटल राइट्स की हेल्प से, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे हम पॉइंट लिखा हुआ ना, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? मौलिक अधिकार, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उनकी सहायता से हम जो है सरकार पर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं एक तरह से संविधान का मूल ढांचा ही माने जाते हैं। सरकार कभी भी ऐसा कोई कानून बनाएगी ही नहीं जिसमें 6 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें से अगर किसी का भी नुकसान होता है, तो ऐसे में क्या होगा, जो न्यायालय उस कानून को रद्द कर देगी या उसको एक तरह से पूरी तरह से गैर कानूनी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी। तो इसमें सरकार जो भी कानून बनाएगी वो फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रख करके ही बनाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाने का या कंट्रोल करने का काम करती हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे भाई, जितने पॉइंट हैं जुड़ते जा रहे हैं एक दूसरे से। अब ऐसे में सरकार पर कंट्रोल भी किया आ रहा है, तो सबसे बड़ा ये बात यहाँ निकल के आती है, जो संविधान है ना, वो पूरे एक देश की पहचान होती है। सिर्फ देश की नहीं, उस देश में रह रहे जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उनको एक पहचान प्रदान करता है। जैसे जब भी हम किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं ना, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, कैसे दूसरे से पेश आते हैं, तो इसके लिए हमें वहाँ के संविधान के बारे में पढ़ा जाता है या पढ़ने को मिलता है, जिससे हम ये जानते हैं कि हाँ वहाँ के लोग किस तरह से रहे होंगे। जैसे मान लो अगर आप देश से बाहर जाते हो तो आपकी पहचान हिंदू मुस्लिम से नहीं होगी, ना सिख ईसाई से होगी, ना जैन बौद्ध धर्म किसी से नहीं होगी, बस पहचान किससे होगी कि आपकी नेशनलिटी क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, तो होगी कि भारतीय। तो ऐसे में कोई भी संविधान जो है अपने नागरिकों को एक पहचान प्रदान करता है कि आप जो है XYZ देश के नागरिक हो और देश में जो है उन नागरिकों को सारे अधिकार दिए गए हैं। तो ऐसे में जब आप कहीं आप घूमने भी जाओगे तो ऐसे में वो लोग आपको एक इज्जत भरी नज़र से देखेंगे। तो ऐसे में जो संविधान है वो हर एक नागरिक को या व्यक्ति को एक पहचान देता है, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। यानी कहने मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको नेशनल और इंटरनेशनल जो एक आइडेंटिटी है वो प्रोवाइड करता है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं आपको संविधान के महत्व के बारे में ही बताने का प्रयास किया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा भाई हमारा जो संविधान है वो क्यों इतना ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, इसकी ज़रूरत यानी कि नीड क्या है, ये बात निकल के आती है। देखो क्वेश्चन को घुमा सकते हो आप इसी पॉइंट से ही, यानी कि एक तीर से दो निशाने। कहने का मतलब कि जब आप महत्व के पॉइंट याद कर लोगे ना तो उसे घुमा कर लिखते हैं। ऐसे नीड के मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है तालमेल बढ़ाने में हमारी सहायता करता है, यानी कि इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन कोऑर्डिनेट अमंग द सिटीजन्स, ऐसा आप ले सकते हो। यानी कि संविधान का जो उपयोग है वो तालमेल बढ़ाने में किया जाता है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इलेक्शन जो है हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल ही होने चाहिए, है कि नहीं, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, यानी कि इसमें कहते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, एक सही जो है उम्मीदवार ही चुना जाए। तो ऐसे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है संविधान के हिसाब से ही होता है। यानी कि इन्हीं पॉइंट्स को जो है घुमा देना ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ के मैंने बताया कि महत्व क्या है, यानी कि क्यों जरूरी है, यानी जरूरी नहीं सॉरी चलो इसका क्या एक तरह से योगदान होता है हमारी ज़िंदगी में। अगर ये नहीं होगा तो ऐसे में क्या होगा, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप उसको घुमा करके ले सकते हो। जैसे आपका लिखा है सरकार निर्माण में, यानी कि विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन फॉर्म आवर फेवरेट गवर्नमेंट टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। आप ऐसे इसमें ऐड कर सकते हो, यानी कि संविधान अगर नहीं होगा तो हम अपनी मनपसंद सरकार को नहीं चुन पाएंगे, ना ही वो हमारे लिए फिर कानून बना पाएगी, ना ही हमारा जो है भला कर पाएगी। तो ये सारे जो पॉइंट हैं वो घुमा करके ज़रूरत के रूप में भी निकल कर सामने आ जाएंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि संविधान हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है।